नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज जिन टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से जो पहली खबर है वो भारत के प्रतिभूति बाजार से आ रही है। और वो खबर क्या है, पहला प्रश्न देखिए, उसके बाद खबर पे चलते हैं। प्रश्न है, प्रतिभूति बाजार संहिता यानी कि सिक्योरिटी मार्केट कोड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। यह एससीआरए एक्ट 1956, सेबी अधिनियम, अभी क्या है एससीआरए आगे हम डिस्कस करेंगे, सेबी अधिनियम 1992 और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 को समेकित करता है। यह छोटे उल्लंघनों का वी अपराधीकरण करता है। यह सेबी की वी नियामक शक्तियों को कम करता है, यानी सेबी की शक्तियों को कम करता है, छोटे अपराधों को अपराध नहीं मानता है, साथ ही इन तीनों जो पुराने कानून थे उनको समेकित करता है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिभूति संविदा अधिनियम यानी कि जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1956, हमने आपको आंसर ही बता दिया कब लागू हुआ था, तो ये 1956 में लागू हुआ था। चलिए प्रश्न आते हैं मुद्दे पे कि मुद्दा क्या है। तो आपको पता है सरकार इस शीतकालीन सत्र में कितने सारे परिवर्तन कर चुकी है, उन्हीं में से एक ये भी परिवर्तन है। सरकार एक ऐतिहासिक सुधार की तरफ बढ़ रही है। भारत सरकार ने संसद में प्रतिभूति बाजार संहिता यानी कि सिक्योरिटी मार्केट कोड 2025 प्रस्तुत किया है, जो देश के प्रतिभूति बाजार नियामक ढांचे में व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित करता है। यह पहल भारतीय वित्तीय बाजारों को वैश्विक मानकों के अनुरूप स्थापित करने का प्रयास करती है, जिससे निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार में बढ़े और निवेश का सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके। यह विधेयक दशकों से चल आ रहे विभिन्न नियमों को सरल बनाने और एक समेकित कानूनी रूपरेखा, ये समझिए जब कई सारे कानून आ जाते हैं ना तो आपस में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को नियंत्रण में लाने के लिए एक समेकित कानून की आवश्यकता समझी गई। उसी के संदर्भ में ये कानून लाया जा रहा है का प्रयास। इससे बाजार सहभागियों के लिए अनुपालन आसान होगा और नियामक प्रक्रिया अधिक कुशल बन सकेगी, यानी कि जो रेगुलेशन है जिससे हमारी सेबी रेगुलेट करती है हमारे इस बाजार को, उसके लिए भी सहज हो सकेगा और निवेशकों के लिए भी एक बढ़िया वातावरण बन सकेगा। क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर मानक हैं, सिक्योरिटी मार्केट में जो वैश्विक स्तर पर मानक अपनाए जाते हैं, भारत भी उसी दिशा में प्रयासरत है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही मानक हों जो वैश्विक रूप से मान्य हों, वैश्विक रूप से एक्सेप्टेबल हों। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से निवेश बढ़ेगा। जैसे आपके यहाँ, आपको पता है हमारे यहाँ लाल फीताशाही की कितनी प्रॉब्लम थी, है भी, तो उसी वजह से कई लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं भारतीय बाज़ार में या भारतीय क्षेत्र में निवेश करने से कि कितना सारा इनके यहाँ कागजी कार्रवाई होती है। उन्हीं सब चीज़ों को अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल करना हो गया, या फिर जो एक्शन लेना, जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो आपके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ना है। जैसे पहले क्या होता था, अगर छोटी छोटी भूल कर दी आपने तो आपको बड़ा जुर्माना देना पड़ता था, इवन अपराधीकरण कर दिया जाता था कि आप जेल भी जा सकते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे सेबी के, उनके पास ये शक्तियाँ होती थी कि छोटी छोटी गलतियों पर भी वो जेल भेज सकते थे, आपराधिक मुकदमे दर्ज कर सकते थे। उन सबको सॉर्ट करने का, उन सबको क्लियर करने का प्रयास इस कोड में किया गया है। क्या किया गया है समझते हैं। 3 कानूनों का एकीकरण किया गया है। सबसे पहले है एससीआरए एक्ट 1956, यानी कि ये है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम था, ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 था। ये 69 वर्ष पुराना कानून था जो प्रतिभूतियों में लेन देन को नियंत्रित करता था कि आपकी कैसी लेन देन कैसे करना है, क्या प्रक्रिया अपनाना है, ये इस एक्ट के माध्यम से होता था। दूसरा हमारा, आप जान ही रहे हैं, सेबी अधिनियम, जिसके तहत सेबी का गठन किया गया, 1992 में पारित होता है। भारतीय प्रतिभूति बाजार का यही संस्था नियामक है जो रेगुलेट करती है भारतीय प्रतिभूति बाजार को। नियामक संस्था की स्थापना और शक्तियों को परिभाषित करता है ये वाला एक्ट। और जो तीसरा है हमारा डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, प्रतिभूतियों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और भंडारण को नियमित करने वाला अधिनियम है। यानी कि जब डिजिटलीकरण आरंभ होता है तो प्रतिभूतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट होने लगती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीद फरोख्त होने लगती है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ की, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। तो अब जो ये नया कोड आया है, नया कोड जो आने वाला है, ये सेबी को भी मतलब जो सेबी की शक्तियां हैं उनको भी परिभाषित नए स्तर से करेगा। इसी तरह ये प्रतिभूति संविदा अधिनियम को भी परिभाषित करेगा, उसको समेकित करेगा, और इसी तरह ये डिपॉजिटरी अधिनियम को भी समेकित करेगा। क्या करेगा ये देखते हैं।
तो प्रमुख सुधार और लाभ जो हैं उसमें से पहला सुधार है अनुपालन बोझ को कम करना। कई नियामक आवश्यकताओं को सरल और एकीकृत करके व्यवसायों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाना। जब बहुत सारे जो हमारे कानून हैं उन सबको एक छत्र के नीचे ले आया जाएगा, इससे आपको जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया के लिए जाना है तो एक सिंगल विंडो से ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा, या आपको कार्य करना है तो सिंगल विंडो से ही सारे वो डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। जो अभी अलग अलग डील किया करते थे, इससे बहुत सारी प्रशासनिक बाधा उत्पन्न होती थी, उनको सरलीकरण किया जाएगा। सेबी की शक्तियों में वृद्धि की जाएगी। जो हमारा सेबी है उसकी शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग को बढ़ाया जाएगा। अभी जो सेबी की शक्तियां अलग अलग एक्ट के लिए कमज़ोर हो जाती हैं, उस एक्ट में किसी चीज़ के आ जाने की वजह से सेबी उस पर निर्णय नहीं लेता। अब सबका रेगुलेटरी अथॉरिटी एक होगी, यानी केवल सेबी होगा, सारे अधिनियम उसके अंदर ही कार्य करेंगे। बाजार नियामक को बदलते वित्तीय परिदृश्य से निपटने के लिए अधिक प्रभावी उपकरण और अधिकार प्रदान करना। यानी जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से वित्तीय परिदृश्य में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह वैश्विक स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें आवश्यक है कि हमारा जो रेगुलेशन अथॉरिटी है उसको प्रभावी उपकरण दिए जाएं, उसको अधिकार प्रदान किए जाएं, जिससे वो सही निर्णय ले सके। अगला है छोटे उल्लंघनों पर अपराधीकरण। मामूली तकनीकी उल्लंघनों और आपराधिक दंड के दायरे से बाहर लाकर व्यवसायिक जोखिम कम करना। अभी तक जो व्यवसायी होते थे वो डरते थे कि कहीं छोटी छोटी बातें, जो अभी तक का जो सिक्योरिटी मार्केट का पहलू समझेंगे तो छोटी छोटी बातों पर आपराधिक केस कर दिए जाते थे, अब उसको समाप्त किया गया है। अब छोटी छोटी बातें, जैसे किसी से डाटा फीडिंग में कोई गलती हो गई, या फिर तकनीकी कोई उल्लंघन हो गया, कोई लेट हो गया, समय से कार्य जो सौंपा गया था वो नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में अब केवल जुर्माना लगाया जाएगा, आपराधिक केस नहीं दर्ज होगा। जबकि पहले आपराधिक केस दर्ज कर दिया जाता था, जेल तक भेज दिया जाता था, तो उसको समाप्त किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश और व्यापार करने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाना जो विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करेगा। जब इस तरह का आपके पास ढांचा रहेगा, आपके पास इस तरह बुनियादी तंत्र रहेगा, तो विदेशी के साथ साथ भारतीय निवेशकों की भी इच्छा से जाहिर होगी कि हम ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करें जहां पे आसानी से हम अपना लेन देन कर सकें। अगर हमने पैसे डाले हैं तो जब ज़रूरत हो हम पैसों को निकाल सकें। ऐसा ना हो कि कल को कार्रवाई शुरू कर दें कि कहाँ से लाए थे पैसे। डालते समय तो आपने नहीं पूछा, निकालते समय आप पूछ रहे हैं कहाँ से लाए थे पैसे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपको जो करना है आप एक चैनल के माध्यम से करिए, एक प्रक्रिया के माध्यम से करिए। उन्हीं सबको समेकित करने के लिए नया कोड आया है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रतिभूति संविदा यानी कि जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, उसे कब लाया गया था? हमने आपको बताया स्टार्ट में ही 69 साल पहले 1956 में एक्ट लाया गया था। इसका मतलब इसका आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो प्रतिभूति बाजार संहिता यानी कि जो सिक्योरिटी मार्केट कोड है 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह SCRA 1956, सेबी अधिनियम 1992 और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 को समेकित करता है। बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया अभी, ये तीनों अधिनियमों को समेकित करता है। यह छोटे उल्लंघनों का अपराधीकरण करता है। बिल्कुल सही बात है, ये छोटे अपराधों को अपराध नहीं मानता है, यानी छोटे अपराधों को इस तरह से मानता है कि ये इन्हें केवल जुर्माना देकर छोड़ देना चाहिए, या फिर इस तरह की प्रक्रिया। तीसरा है सेबी की नियामक शक्तियों को कम करता है। कम नहीं करता है, अधिक करता है। ठीक है, सेबी की रेगुलेटरी पावर को बढ़ाता है ये एक्ट। तो इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? केवल 1 और 2, यानी कि ए इसका सही उत्तर होगा। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में डेटा विशिष्टता, ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है जिस पे इस वक्त डिस्कशन चल रहा है। केंद्र सरकार फार्मास्यूटिकल उद्योग में डेटा विशिष्टता, डाटा एक्सक्लूसिविटी, ठीक है, डाटा एक्सक्लूसिविटी लागू करने की संभावना का अध्ययन कर रही है। यह नीतिगत बदलाव भारत के दवा उद्योग और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। यानी कि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ निगेटिव हैं। हालांकि भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो ज़्यादातर निगेटिव ही हैं। अगर ये चीज़ लागू होती है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में डेटा विशिष्टता लागू होती है, भारत इसकी परमिशन अगर देती है भारतीय सरकार, तो इसका जो या तो इसे रेगुलेट करके दे अपने, यानी भारत की जो ज़रूरतें हैं उनको शामिल करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, या तो इस पर निर्णय लें। अन्यथा आपके पास दूसरा ऑप्शन यही है कि आप इसे छोड़ ही दें।
मतलब अब देखते हैं सरकार क्या करती है। हालांकि लागू करना भी आवश्यक है, नहीं तो कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। भाई ये समझिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको उसका कुछ ना कुछ तो प्रतिफल चाहिए ना। मामला क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा समझते हैं। डेटा विशिष्टता बनाम पेटेंट। सबसे पहले समझिए कि पेटेंट और डेटा विशिष्टता क्या एक ही चीज़ होते हैं। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल उद्योग में सबसे पहले पेटेंट संरक्षण को समझिए। आविष्कार या उत्पाद की रक्षा करता है, दूसरों को उसी सूत्र या प्रक्रिया का उपयोग करने से रोकता है। जबकि डेटा विशिष्टता क्या करती है? क्लिनिकल परीक्षण डेटा की रक्षा करती है, नियामकों को जेनेरिक अनुमोदन के लिए उस डेटा का उपयोग करने से रोकती है। इससे हो क्या सकता है? जेनरिक में विलंब। अच्छा, अब आप पहले समझिए क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ये पेटेंट संरक्षण क्या है, पहले ये समझिए। तो जो पेटेंट संरक्षण है उसमें हमारा जो पेटेंट एक्ट है उसके माध्यम से जब कोई दवा कंपनी दवा बना रही है तो उसको ये अधिकार होता है कि वो अपनी दवा बनाए। और सामान्यतः पेटेंट का जो भारत में संरक्षण प्राप्त होता है 20 साल के लिए प्राप्त होता है। ये भी फैक्ट है, अपने आप में ध्यान रखिएगा। 20 साल तक, जैसे पैरासीटामोल एक कंपनी ने बनाया, मान लीजिए पैरासीटामोल नई दवा है जिसे किसी एक कंपनी ने कंपनी बनाती है और उसने इस पर पेटेंट ले लिया 20 साल के लिए। यानी अब पैरासीटामोल का जो कंपोजिशन है, जो ड्रग का कंपोजिशन है, वो केवल कंपनी ए ही बनाएगी, दूसरा कोई उसे नहीं बना सकता है। यानी कि जेनेरिक दवा, जिसे आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र या दवा इंडिया हो गया, आजकल जेनेरिक दवाइयाँ बेचते हैं ये लोग, वहाँ से आप पैरासीटामोल को तब तक नहीं ले सकते जब तक वो 20 साल का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समाप्त नहीं हो जाता। अच्छा, फिर लोग कहेंगे, आप पूछेंगे कि जब पहले से ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 20 साल का दे के रखा है तो ये डेटा विशिष्टता की क्या ज़रूरत होगी, और ये डेटा विशिष्टता है क्या? तो ये जो डेटा विशिष्टता है ये 8 से 10 साल के लिए दिया जाता है सामान्यतः अन्य कंट्रीज़ में। अभी इंडिया में कितने साल का दिया जाएगा नहीं पता। सामान्यतः 8 से 10 साल का एक पीरियड दिया जाता है जिसमें कोई अन्य कंपनी इस कंपनी के जो क्लिनिकल ट्रायल हैं उनका यूज़ नहीं कर सकती है। तो कंपनियों का दावा है कि हमें क्लिनिकल ट्रायल हमारा यूज़ ना हो, हमें डेटा विशिष्टता की संरक्षण चाहिए भारत में। और भारत में पहले से ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लागू है, यानी 20 साल के लिए तो आपको सुरक्षा मिली जाती है कि 20 साल आपकी दवा को कोई यूज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ मुद्दा दूसरा है। मुद्दा क्या होता है यहाँ पे, इस तरह समझिए। अगर कोई कंपनी, आपको समझाने के लिए मैं बताऊँ आपको, आप समझिए इस तरह से कि अ, एक चीज़, कोई मिठाई ले लीजिए आप, ठीक है। एक मिठाई लीजिए, जैसे बंगाली रसगुल्ला हो गया, रसोगुल्ला होता है ना। बंगाली रसोगुल्ला बनाने का तरीका एक कंपनी ने खोजा, बंगाल ने खोजा, बंगाल की एक मिठाई की दुकान ने खोजा। उसने चेक किया कि पनीर को, जैसे जनरली छेना बनाते हैं तो क्या करते हैं, पनीर दूध को फाड़ते हैं, छेना छेना के रूप में बनाते हैं। मान लीजिए इस कंपनी ने ऐसा खोजा कि ये गाय के दूध का प्रयोग न करके भेड़ के दूध का प्रयोग करेगी रसगुल्ला बनाने के लिए, और इसने इस पर पेटेंट ले लिया अपना कि हमने भेड़ के दूध से भाई रसगुल्ला बनाया है, ये रसगुल्ला केवल हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिएगा। मिल गया उनको पेटेंट। अब सरकार क्या बोलेगी, ठीक है तुमने भेड़ की दूध से रसगुल्ला बना तो लिया है, अब ये बताओ ये रसगुल्ला किसको दोगे तुम? कहते हैं, वो कहते हैं कि इस रसगुल्ले को खाने से, सरकार कहेगी इस रसगुल्ले से खाने से कोई बीमार हो गया तो वो कहेंगे हम टेस्टिंग करेंगे इसके, कहेंगे कर लो टेस्टिंग। तो वो कंपनी जिसने भेड़ के दूध से रसगुल्ला बनाया था वो अगले 10-12 साल तक, 13 साल तक, जब तक वो ये, हाँ उसको ये हो न जाए कि हाँ ये दवा काम कर रही है या ये रसगुल्ला काम कर रहा है, ये मानव के ऊपर किसी तरह की जनहानि नहीं हो रही है, तब उसको माना जाएगा, मार्केट में उतारा जाएगा। तब सरकार परमिशन देती है, भारत सरकार, कि जब तुम सारी टेस्टिंग कर लो और ये जो क्लिनिकल परीक्षण है, जो टेस्टिंग का डाटा है, जब इसे तुम हमारे पास सबमिट कर दो कि तुमने इतने साल तक इतने लोगों पे परीक्षण किया है, ये हमारी जो रेगुलेशन अथॉरिटी है वो चेक करेगी तुमने किसके ऊपर क्या ट्रायल किए हैं, तुम्हारे पेपर्स चेक करेगी, उन लोगों का इंटरव्यू लेगी, उन लोगों से बात करेगी। अगर वो हमें सेटिस्फैक्ट्री रखता है कि तुम्हारा ये रसगुल्ला काम कर रहा है तो हम उसे परमिशन देंगे। तो इस प्रक्रिया में होता क्या था बच्चों, इस प्रक्रिया में 20 साल का तो पेटेंट मिला था। ये समझिए 2025 चल रहा है, मैंने आज कुछ स्टार्ट किया एक दवा बनाना या ये रसगुल्ला बनाना। अब रसगुल्ला बनाते बनाते पहले तो मुझे 5 साल लग गए, 2030 आ गया। उसके बाद इसी बीच किसी ने और पेटेंट करा लिया तो मेरे फार्मूले का, इसलिए जब जब आदमी काम शुरू करता है पेटेंट तभी ले लेता है। जैसे मैं आज ही पेटेंट ले लूँगा 2025 में, क्योंकि मैंने काम शुरू किया है। 2030 तक मैं उस रसगुल्ले को बना पाया, और
35-40 तक मैं उसकी टेस्टिंग करता रह गया अगले 10 साल तक। इसको अब एक दवा समझिए, एक कैंसर की जो रसगुल्ला था उसको दवा समझ लीजिए। कैंसर की दवा वीडो, एक दवा बनी वीडो, ठीक है, कैंसर की एक दवा बनी वीडो। अब इसको 2020 में बनाना स्टार्ट किया था, 2025 तक ये बनी, पेटेंट ले लिया था इसका 2020 में, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बन गया था 2020 में। 2025 तक ये दवा बनती है, यानी आज ये बन चुकी है। अगले 2035 तक इसका क्लिनिकल ट्रायल होगा, ये वाला क्लिनिकल परीक्षण होगा। अब 2035 से केवल 5 साल बचा, जब इस कंपनी, इस वीडियो को अगर एक्स कंपनी ने बनाया था, तो एक्स कंपनी के पास केवल 5 साल का समय है जब वो मार्केट में इस तरह की मोनोपोली रख के इस दवा को बेच सकती है। अब ये सोचिए, अगर किसी ने मेहनत की है, किसी ने ढेर सारा पैसा इसमें फूंका है, तो वो कैसे केवल 5 साल में, क्या उसका सारा, क्या उसको प्रॉपर एक मोटिवेशन मिल पाएगा कि उस तरह का काम करे? यानी कि प्रयोगशालाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या ये उनके लिए मोटिवेशन की बात होगी? उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और 20 साल की मेहनत, और पाया क्या? कुछ नहीं। तो ऐसे में उन्हें मोटिवेशन प्रदान करने के लिए क्लिनिकल जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं, अन्य डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्लिनिकल परीक्षण का डेटा विशिष्टता का नियम बनाया गया है। वहाँ इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कई बार, अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण दोनों के बीच डिफरेंस है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जो आईपी का मुद्दा है, अगर किसी ने आईपी क्लेम कर दिया कि मैंने ये रसगुल्ला बनाया है भेड़ के दूध से, तो उस पर कोई कंपनी, दूसरी कंपनी उस पर कोर्ट कर सकती है, कोर्ट में हरवा सकती है उस कंपनी को कि नहीं, तुमने ये नहीं बनाया है, इसके पहले भी ये बनता था, तुम केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने आ गए हो। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जेनरिक कंपनियों को, जेनरिक कंपनियां जैसे ही कोई दवा आती है उसके ऊपर, और अच्छा, ये जो दूसरी कंपनियां ये भी बहुत शातिर होती हैं, ये भी ऐसा करती हैं कि कल को एक दवा चल रही थी, इसके ऊपर कोई मल्टीविटामिन चल रहा था, ठीक है, 20 साल होने को है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ख़त्म होने को है कि अब वो नहीं बेच पाएंगे। सेम नाम की दवा के ऊपर वो एक नीम के परत की कोटिंग चढ़ा देते थे, नीम का जो हमारे यहाँ जिसे हम ट्रेडिशनली यूज करते रहे हैं, नीम के परत की एक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा देंगे और उसका नाम उसी में प्लस कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले जिंकोविट आया करती थी, बाद में जिंकोविट ग्रैप स्ट्रैक करके आने लगी, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे और कह देंगे देखो ये हमारा फिर से नया पेटेंट हो गया, 20 साल के लिए फिर हमको पेटेंट चाहिए। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार ऐसा करती है कि मतलब इस प्रॉब्लम को जब चुनौती जाती है कोर्ट में, तो कई बार उनको हार का सामना करना पड़ता है, और इस तरह से जो क्लिनिकल ट्रायल के डाटा हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, और जेनरिक कंपनियां उनका जेनरिक नेम से दवाइयां बना देती हैं, जो काफ़ी हद तक 90% तक सस्ती होती हैं। यानी कि कैंसर की दवाएं, आपको पता है, हमारे यहाँ अपोलो और हमारे यहाँ सिप्ला और सन फार्मा जैसी जेनरिक कंपनियां बहुत सस्ती दवाइयां बनाती हैं बड़े बड़े रोगों की, 90% तक कम कर देती हैं उसका रेट, जो भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। अब उसी को जो कंपनियां चाह रही हैं कि क्लिनिकल डाटा का डेटा विशिष्टता उनको प्रदान कर दी जाए, यानी अगले 8 से 10 साल तक के लिए कोई हमारा डाटा भी ना यूज कर पाए। होता ये है कि एक दवा बनी, उस दवा को आपने केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिया है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका कोई नहीं यूज करेगा, लेकिन दूसरा कंपनी सेम कंपोजिशन डाल के कुछ और यूज करती है। मान लीजिए आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्ट से कैंसिल हो गया, तो ये क्या करते हैं कि देखो भाई, हमने भी कर लिया और डेटा परीक्षण आपके पास पहले से था कि ये देखिए, आप इतने लोगों के ऊपर इस कंपनी ने तो यूज करके बताया था, वही मैं भी यूज कर ले रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे अगर ये लागू होता है तो। तब इसमें सरकार को करना क्या चाहिए, बात करेंगे। तो सरकार को इसमें करना चाहिए कि भारत की विशिष्टता, जो भारत की ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से निर्णय ले। इसको 8 साल की जगह 3 साल से 5 साल करे, या 3 साल तक ही करे, और साथ ही में ऐसे प्रावधान रखे कि अगर भारत में कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हम कभी भी इसको समाप्त कर देंगे, यानी ये ताकत अपने हाथ में सरकार को रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और क्योंकि मोटिवेशन तो चाहिए, अगर कोई डेवलपिंग कर रहा है, अगर कोई काम कर रहा है, तो उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, और अगर उसको मोटिवेशन के रूप में चीज़ें नहीं मिलेंगी तो चीज़ें डेवलपमेंट को दिशा में, डेवलपमेंट को सही प्रोग्रेस नहीं मिल पाएगी। इसलिए कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन भारतीय परिदृश्य के हिसाब से उस पर सोच समझकर निर्णय बारीकी से लेना चाहिए। चलिए प्रश्न पे आते हैं। डेटा विशिष्टता, जो डेटा एक्सक्लूसिविटी है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह क्लिनिकल परीक्षण डेटा की रक्षा करती है। यह पेटेंट संरक्षण के समान है। इससे जेनरिक दवाओं के बाजार में प्रवेश में देरी हो सकती है। यह क्लिनिकल परीक्षण डेटा की रक्षा करती है, बिल्कुल सही है। यह पेटेंट संरक्षण के समान है, नहीं, ये गलत है। ये पेटेंट के समान नहीं है। पेटेंट को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी इस पे प्रश्न बना सकता है कि इसको, यानी पेटेंट को तो कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन विशिष्ट डेटा विशिष्टता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे जेनरिक दवाओं के बाजार में प्रवेश में देरी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर डेटा विशिष्टता दे दी जाती है, ऐसी स्थिति में जेनरिक दवाएं नहीं बन पाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर कैप लग जाएगा कि जब तक ये 20 साल पूरा नहीं हो जाता या 8-10 साल पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप इनके क्लिनिकल परीक्षण का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो जेनरिक कंपनियां हैं वो अगर इतना पैसा खर्च करने लगेंगी डेटा परीक्षण पर, तो उनको भी सस्ती दवाएं देना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में भारतीय बाजार में जेनरिक दवाइयों की कमी हो सकती है। भारत को विश्व का फार्मासिस्ट कहा जाता है, आपको पता होगी ये बात। भारत पूरे विश्व जगत का फार्मासिस्ट है। तो ये जेनरिक दवाइयों की कमी केवल भारत में ही नहीं होगी, भारत जैसे डेवलपिंग अन्य कंट्रीज, खासकर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में भी इसकी कमी हो जाएगी। अच्छा, इसका उत्तर केवल 1 और 3 सही है, तो इसका मतलब बी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक ही प्रश्न था क्या इसमें? यह है, भारत को विश्व की फार्मेसी क्यों कहा गया जाता है? तो सस्ती जेनरिक दवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात ही एक कारण है जिसकी वजह से भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। आते हैं अगले टॉपिक पे, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय। जी हाँ, ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खुल रहा है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, जो जटायु संरक्षण केंद्र महाराजगंज था उसके बगल में ही खुल रहा है। इसकी 500 करोड़ रुपए की निवेश राशि है। परियोजना का बजट है 125 एकड़ भूमि परिसर क्षेत्रफल पर एक खोला जा रहा है। कृषि, वानिकी, पर्यावरण अनुसंधान, उच्च शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बनेगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, तो वो गोरखपुर में खोला जा रहा है। महाराजगंज आपको पता ही है, जटायु संरक्षण केंद्र। क्वेश्चन इस पे बन रहा है, भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ये भी सही है। यह जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट स्थित होगा, बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश में हरित आवरण में हाल ही में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपनी जो वन नीति है उसके तहत 459.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है अपने वन क्षेत्र में, अपने हरित आवरण में 459.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि की है। इसलिए उस वृद्धि को और बढ़ाने के लिए और भारत की जो विश्व स्तर पर भारत की जो 33% की अपनी एक डेजिग्नेशन है कि हम 33% वन क्षेत्र अपने भूभाग पे रखेंगे, उसको भी पाने की दिशा में ये विश्वविद्यालय कार्य करेगा। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है। कितना महान गणितज्ञ थे वो, उन्हीं के जयंती के वर्ष उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1887 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर को तमिलनाडु के इरोड में इनका जन्म हुआ था। बहुत अल्प आयु में, आप समझिए 32 वर्ष की मात्र अल्प आयु में इनका निधन हो गया था, इनका देहावसान हो गया था। मात्र 32 वर्ष की आयु में इन्होंने गणित के क्षेत्र में चमत्कार कर दिया था। 3900 से ज़्यादा समीकरणों का इन्होंने निर्माण करके दे दिया था, जिन पे कुछ में तो आज भी अध्ययन चल रहा है। और इन्फिनिटी का इन्हें जनक कहा जाता है। रामानुजन को द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के रूप में जाना जाता है। उनकी संख्या सिद्धांत और अनंत श्रेणियों में योगदान ने गणित की दुनिया में क्रांति ला दी थी। आपको पता है 22 दिसंबर को महत्व भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे कब से मनाया जाता है? तो 2012 से, मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तब से मनाया जाता है। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 1887 में तमिलनाडु के इरोड में इनका जन्म हुआ था। क्या किया था इन्होंने, इनकी विरासत क्या है?
तो आप देखेंगे संख्या सिद्धांत में योगदान, रामानुजन ने 3900 से अधिक गणितीय परिणाम और समीकरण प्रस्तुत किए, जिनमें से कई आज भी अध्ययन के विषय बने हुए हैं। अनंत श्रेणियों का जादू, उनकी अनंत श्रेणियों पर कार्य ने आधुनिक भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान में को कुशलता यानी कि उत्कृष्टता के क्षेत्र में पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्विक मान्यता की बात करें तो बिना औपचारिक प्रशिक्षण के ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में फेलो बनने वाले पहले भारतीय थे। ये पहले भारतीय थे जिनको किसी प्रकार का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त था, यानी कोई डिग्री इनके पास न होते हुए भी ये लंदन के कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की थी, फेलोशिप प्राप्त किया था। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए गर्व का विषय है ये। इन्होंने एक कथन कहा है गणित के विषय में, गणित में एक समीकरण तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह ईश्वर के विचार को व्यक्त करे। दार्शनिक थे, आपको और हमको नहीं समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं वो। दर्शन शास्त्र में इस सेंटेंस का यूज किया जाता है, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हुए रामानुजन के इस सेंटेंस को कोट किया जाता है। प्रश्न बनता है इस पे, श्रीनिवास रामानुजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1887 में तमिलनाडु के इरोड में हुआ था, बिल्कुल सही है। वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में फेलो बनने वाले पहले भारतीय थे बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के, बिल्कुल सही है। इन्होंने 5000 नहीं 3900 था, 3900 से अधिक गणितीय परिणाम प्रस्तुत किए, इसलिए केवल एक और दो सही है, इसका उत्तर ए सही होगा। राष्ट्रीय गणित दिवस आपको पता ही है 22 दिसंबर आज है और आज ही मनाया जाता है वर्ल्ड गणित दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष प्रयोगशाला पहल, ये भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे इसरो और जो हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके मध्य एक सेतु का कार्य करता है, जो हमारा इन स्पेस एजेंसी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो इन स्पेस है ने चयनित शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह पहल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में युवा प्रतिभाग को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन स्पेस ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसके तहत इंस्टीट्यूट को इनवाइट किया है कि अगर आपको एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला अपने कॉलेज में खुलवानी है तो आप एप्लीकेशन भरिए, हम जांच करेंगे। अगर आप पैमानों पर सही उतरते हैं, खरे उतरते हैं, तो हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लगभग 75% इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से किया जाएगा और 25% का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, और इस तरह से एक प्रयोगशाला बन के तैयार होगी जहाँ से भारत की भावी पीढ़ियाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। शैक्षणिक संस्थान प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, हमने आपको बताया। 75% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा इन स्पेस द्वारा मूल्यांकन और चयन किया जाएगा कि आप खरे उतरे हैं या नहीं। प्रयोगशाला स्थापना और अनुसंधान प्रारंभ किया जाएगा। इन स्पेस के बारे में बता दें तो इन स्पेस भारत का एक ये समझिए एक मैकेनिज़्म है, भारतीय स्पेस एजेंसी का एक मैकेनिज़्म है जिसके माध्यम से भारतीय एजेंसी वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। यानी कि हम सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र से निकलकर निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और इसरो का, हमारी जो एजेंसी है उसका हम वाणिज्यीकरण करना चाह रहे हैं कि अब हम उससे कुछ लाभ भी अर्जित करें, यानी हम विदेशों को सेवाएं प्रदान करें। हम विदेशी उपकरणों को स्पेस में भेजेंगे, उनके उपकरणों को स्पेस से ले आएंगे, या उनको अंतरिक्ष सुविधाएं, जिस तरह अभी तक अमेरिका हमें जीपीएस बेचा करता था, सबको जीपीएस बेचता है, उसी तरह हम गगनयान के माध्यम से अपना जीपीएस बना रहे हैं, बन गया है, बना नहीं रहे हैं। उसको हम अपने रीजन में, ये जो एशिया का रीजन है उसमें उसी तरह से प्रभावी रखेंगे जिस तरह से जीपीएस वर्ल्ड वैश्विक स्तर पर है। धीरे धीरे हम अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाएंगे, अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। हमारी मिलिट्री पावर की जो एक रीढ़ है वो हमारा स्पेस एजेंसी ही है। तो जो इन स्पेस है इसका गठन कब किया गया, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसका गठन 2020 में प्रस्तावित था, 2020 में किया गया। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है बात करेंगे तो मुख्यालय इसका गुजरात में है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अंतरिक्ष प्रयोगशाला पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन स्पेस परियोजना लागत का 75% प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अधिकतम वित्त पोषण सीमा 5 करोड़ है, हाँ 75% या 5 करोड़, ठीक है, जो भी अधिक हो जो भी कम हो, ठीक है। यह केवल आईआईटी और एनआईटी संस्थानों के लिए उपलब्ध है, नहीं ऐसा नहीं है, ये किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो भी चाहते हैं अपने यहाँ उनके लिए उपलब्ध है, इसलिए केवल एक और दो, यानी कि एक और इसका सही हो।
अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन स्पेस का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है। पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो क्या है? जिस तरह हमारे यहाँ अभी तक हवाई क्षेत्र में, यानी जो हमारा जो वायुयान का क्षेत्र है उसमें सुरक्षा के लिए जिस तरह का ब्यूरो बना था, उसी की तर्ज पर पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो हमारे पोर्ट्स को सुरक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। आपको पता है भारत में 12 मुख्य बंदरगाह हैं। गृह मंत्रालय और पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह संगठन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS जो है उसी की तर्ज पर काम करेगा और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जो एक्ट है इसके तहत ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में कार्य करेगा, एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करेगा। ये ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS कार्य करता है विमान के क्षेत्र में, एयरप्लेन के क्षेत्र में, वैसा ही ये पोर्ट सुरक्षा जो हमारे एयरपोर्ट की सुरक्षा के तहत जिस तरह का कार्य करता है वैसा ही ये पोर्ट सुरक्षा के क्षेत्र में उसी तरह का लगभग कार्य करेगा। बंदरगाहों पर सुरक्षा मानकों का निर्धारण और कार्यान्वयन इसका काम होगा। जहाज़ों की नियमित सुरक्षा जांच और प्रमाणन इसका कार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करना, बंदरगाह कार्मिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करना इसका कार्य होगा। आते हैं इसकी समुद्री सुरक्षा महत्व के बारे में। तो आपको पता है 95% जो भारत का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो समुद्री रास्ते से ही होता है। मतलब केवल 5% हम इन ट्रैफिक के थ्रू करते हैं, क्योंकि 3 तरफ से तो हम समुद्र से ही घिरे हुए हैं और हमारे ऊपर जो हैं सब हमारे दुश्मन ही बैठे हुए हैं। इस तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ जो आने जाने नहीं देता है, ऊपर हिमालय खुद ही हमारी सुरक्षा करता है और दाहिने बाएं का पता ही है आपको। तो हमारा 3 तरफ से समुद्र से घिरे होने की वजह से लगभग 95% हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। हमारे 12 मुख्य बंदरगाह हैं और 200 प्लस छोटे और मध्यम स्तर के बंदरगाह हमारे, जिनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसका गठन किया गया है। इसके प्रश्न बनते हैं। पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर काम करेगा, बिल्कुल सही है। यह मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय है, ये भी सही है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 95% समुद्री मार्ग से होता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से विकल्प डी तीनों सही हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 18 है, तो विकल्प डी सही है इसका भी। तो प्रीलिम्स बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं इससे पीसीएस में, क्योंकि ये चर्चा में है। बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम का ये संरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पे खनन को लेकर लुप्तप्राय प्रजातियों पर शंका व्यक्त की गई है, जिसके लिए चर्चा में है। यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं बात करेंगे। एक सींग वाला गंडा, जंगली भैंसा और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये असम में है। ठीक है, बुरा चपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। हैनान द्वीप चीन में एक द्वीप है जिसका नाम है हैनान द्वीप। कभी अगर प्रश्न पूछे कि हैनान द्वीप कहाँ है, तो हैनान द्वीप चीन में है। कहाँ है? चीन में है। क्या है ये? चीन का सबसे दक्षिणी उष्णकटिबंधीय द्वीप, जिसे चीन द्वारा एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे अक्सर चीन का हवाई कहा जाता है और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप अमेरिका को देखेंगे, ये अमेरिका है ना, यहाँ पे एक द्वीप है जिसे हम क्या बोलते हैं? हवाई द्वीप। इधर नहीं है, इधर है हवाई। ये जो हवाई द्वीप है ये ठीक उसी लोकेशन पे है जहाँ पे, मतलब ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लगभग वैसा ही यहाँ पे जलवायु है, वैसी यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं जैसी चीन के हैनान द्वीप पे हैं। इसीलिए, और वो अमेरिका का दक्षिणी बिंदु है। अब अमेरिका का दक्षिणी क्षेत्र है हवाई, और वो चीन का दक्षिणी क्षेत्र है, इसीलिए उससे तुलना की जाती है। चीन इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, उसको अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तब्दील कर रहा है। इसी के साथ जियो पारसी योजना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की यह योजना पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने में सफल रही है।
यह योजना प्रजनन सहायता, वित्तीय सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये योजना जिस उद्देश्य से सरकार ने शुरू की थी वो उद्देश्य फुलफिल होता हुआ प्रतीत होता है। इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।